हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो हमारे पास इस बार यदि हम बात की जाए तो जो जैव विकास वाला पोर्शन है हमारे पास, उस पोर्शन को अभी स्किप कर दिया गया है। तो हमारे पास आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स वाला जो पोर्शन हमें दे रखा है, उसको हमें इसके अंदर डिस्कस करना है। तो इस क्लास के अंदर आज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पैटर्न है, जो हमारे लिए 2025-26 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो 10वीं क्लास की विज्ञान की सीरीज हमारी चल रही है। यूट्यूब पर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेज अवेलेबल कराई जा रही हैं। तो आप सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के लिए शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन क्वेश्चनों का प्रॉफिट पहुंच सके, जिससे कि आप अपने फाइनल ईयर एग्जाम में अच्छे से नंबर लेके आ सको। तो बात करते हैं, देखो सबसे पहले चैप्टर के अंदर हम जिसमें हमें देता रखा है कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं। देखो जेनेटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छे वैज्ञानिक का नाम याद आ जाता है, जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या हुआ कि जेनेटिक्स की जो देन है ना हमारे पास, वो आज हमारी ग्रेगर जॉन मेंडल की वजह से देन है। मतलब इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने किया था कि मटर का जो पौधा होता है ना, उस पर अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टडीज की थी, अपना अध्ययन किया था। और उस अध्ययन के आधार पर इन्होंने किसी भी जीव जंतु के अंदर जो विभिन्नताएं होती हैं, वेरिएशन होती हैं, जो लक्षण होती हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरीके से पहुंचते हैं, यानी माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में किस तरीके से पहुंचते हैं, इन बातों के बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा बताया गया था। तो आज चर्चा करते हैं हम इसी के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हमें डेफिनेशन छोटी छोटी सी दे रखी है, उनके बारे में हमें याद रखना है। जैसे कि सबसे पहली डेफिनेशन हमें दे रखी है, उसकी हम बात करते हैं, जो कि है हमारे पास आनुवंशिकता किसे कहते हैं। देखो आनुवंशिकता का मतलब है जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो विभिन्न प्रकार के जो लक्षणों का संचरण होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर माता पिता के लक्षणों का संतानों से उनकी संतानों के अंदर प्रवाहित होना, इसी को हम कह देते हैं क्या, आनुवंशिकता। अब क्या होता है, इस आनुवंशिकता के अंदर कुछ विभिन्न प्रकार के लक्षण भी आ जाते हैं, कुछ सेम प्रकार के भी लक्षण आ जाते हैं। तो फिर भी हम ये कहें कि माता पिता के लक्षण उनकी संतानों के अंदर पहुंचते हैं, तो फिर भी 100% सेम नहीं है, कुछ लक्षण तो डिफरेंट है, क्योंकि माता के लक्षण भी पहुंच रहे हैं उनके अंदर और पिता के लक्षण भी पहुंच रहे हैं। तो एक बनता है हमारे पास, फिर ये विभिन्नता क्या होती है। देखो विभिन्नता का मतलब ये है कि एक ही जनक, जनक मतलब है माता पिता, एक ही जनक की संतानों में समानता होते हुए भी वे एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या होते हैं भाई, भिन्न होते हैं। और यही विभिन्नता उनकी क्या कहलाती है, विभिन्नता कहलाती है, या फिर हम इसको जैव विविधता के नाम से भी जानते हैं। तो जेनेटिक्स के अंदर हम इन्हीं वेरिएशनों का, इन्हीं विभिन्नताओं का, इन्हीं असमानताओं का क्या करते हैं भाई, अध्ययन करते हैं कि एक ही माता पिता की संतानें सेम होते हुए भी एक दूसरे से क्या होती हैं भाई, अलग अलग होती हैं। इसी को हम क्या देते हैं, क्या, विभिन्नता। दूसरा आता है, एक होता है प्रभावी लक्षण। देखो प्रभावी लक्षणों की हम बात करें तो क्या होता है, देखो प्रत्येक जीव जाति के अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं ना, वो हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। लक्षण जब जोड़े में पाए जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रभावी लक्षण है तो दूसरा साथ में अप्रभावी भी लक्षण होगा। लेकिन कोई लक्षण जब अगली पीढ़ी में प्रदर्शित होता है, तो वो लक्षण प्रदर्शित होता है जो प्रभावी होगा, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है। मतलब हम ये बात करें कि प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में अप्रभावी लक्षण अपना प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। तो हम बात करते हैं, देखो इसी के अंदर यही कि प्रभावी लक्षण क्या है, कि जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाता है, तो जो पहली पीढ़ी होती है उसमें जो लक्षण प्रदर्शित होता है ना, उसे हम कह देते हैं क्या, प्रभावी लक्षण। और फिर जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है, उसे हम कह देते हैं क्या, अप्रभावी लक्षण। मतलब वो लक्षण उसके अंदर क्या रह जाता है, छुपा रह जाता है, वो कहलाता है हमारा अप्रभावी लक्षण। तो अगली डेफिनेशन हमारी 4th नंबर पर दे रखी है कि अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। तो जब विपरीत लक्षणों वाले जोड़े में क्या कराया जाता है, क्रॉस, क्रॉस मतलब संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण छिपे रह जाते हैं, जो छिपे रह जाते हैं मतलब प्रदर्शित नहीं होते हैं, प्रदर्शित होंगे उन्हें तो हम क्या कह देंगे, फिर प्रभावी लक्षण। तो जो छुपे रह जाते हैं, जो प्रदर्शित नहीं होते हैं, उन्हें हम कह देते हैं क्या, अप्रभावी लक्षण। बिल्कुल क्लियर बात। तो प्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है, विभिन्नता है, आनुवंशिकता है। जब ये छोटी छोटी डेफिनेशन हम लर्न करेंगे, तब जाके हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो और बनते हैं उनको हम समझ पाएंगे। तो देखो आनुवंश की क्या है फिर हमारे पास, देखो आनुवंश की हमारे पास विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वही आनुवंशिक लक्षण, अब ये आनुवंशिक लक्षण वो हैं हमारे पास जो एक जनरेशन से
दूसरी जनरेशन के अंदर जाते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या होते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं, तो उन्हें तो हम आनुवंशिक लक्षण कह देते हैं। मतलब हम बात करें कि आनुवंशिक लक्षण वो लक्षण होगा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा, और जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएगा वो मतलब आनुवंशिक लक्षण नहीं कहलाएगा। मतलब पीढ़ियों दर पीढ़ी लक्षणों की जो वंशागति है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, या हम बात करें कि एक जनक से दूसरे जनक के अंदर जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं, हम उन्हें कह देते हैं क्या, आनुवंशिक लक्षण। और इन आनुवंशिक लक्षणों का संचरण किस तरीके से होता है, उनके कारणों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंदर करते हैं ना, उसी को हम कह देते हैं क्या, आनुवंशिकी कहलाती है। देखो आनुवंशिकी के अंदर एक बात हमारी क्लियर हो गई कि इस जेनेटिक्स यानी इस आनुवंशिकी के अंदर हम उन लक्षणों का अध्ययन करने वाले हैं जो आनुवंशिक लक्षण है। और आनुवंशिक लक्षण कहाँ से मिलेंगे हमें, हमारे पूर्वजों से, हमारे माता पिता से मिलेंगे, और वो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी हम में आएंगे, हमारे बच्चों में जाएंगे, और आगे वाली पीढ़ी में ये क्या होते रहेंगे, चलते रहेंगे। ये कहलाते हैं हमारे पास आनुवंशिक लक्षण। तो उन्हीं लक्षणों का अध्ययन इस जेनेटिक्स के अंदर, आनुवंशिकी के अंदर किया जाता है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है, विभिन्नताएं किसे कहते हैं या जैव विविधताएं किसे कहते हैं, ये पढ़ चुके हैं। फिर आती है फिर आनुवंशिक विभिन्नता। देखो विभिन्नताओं का मतलब ये होता है कि एक ही जनक की संतानें होते हुए भी, वो समान होते हुए फिर भी कुछ ना कुछ उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, असमानताएं पाई जाती हैं, और उन्हीं असमानताओं को हम क्या कह देते हैं, विभिन्नता। इसको एक नाम से और जानते हैं हम, जैव विविधता। अब आती है फिर हमारे पास आनुवंशिक विभिन्नता है। आनुवंशिक मतलब ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है। तो आनुवंशिक विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली हैं, स्थानांतरित होने वाली हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, आनुवंशिक विभिन्नताएं कह देते हैं। कुछ विभिन्नताएं भारी रंग रूप की वजह से होती है, जो उसी पीढ़ी में रह जाती हैं, अगली पीढ़ी में नहीं जाती। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाए जाते हैं, तो उन्हें हम कह देते हैं क्या, आनुवंशिक विभिन्नताएं। क्लियर। तो आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में देखते हैं। देखो अगली स्लाइड में हमें दे रखा है कि इस आनुवंशिकी का जनक किसे बोला जाता है। आनुवंशिकी का जनक तो अभी हमने पढ़ा था कि इस आनुवंशिकी का जनक हम बोलते हैं किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को। शॉर्ट में आप मेंडल नाम भी याद रख सकते हो, पूरा नाम आपका ग्रेगर जॉन मेंडल, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इन्हीं आनुवंशिकी के नियमों की खोज की थी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। मतलब इन्होंने आनुवंशिकी के कुछ नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। कुछ क्या, 3 नियम दिए गए थे इनके द्वारा, प्रभाविकता का नियम, स्वतंत्र अभिहन का नियम, पृथक्करण का नियम। इन 3 नियमों के माध्यम से इन्होंने वंशागति किस तरीके से होती है, आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरीके से प्रभावित होते हैं, संचरित होते हैं, उन लक्षणों के कुछ नियम बताए। उन्हें हम आगे पढ़ेंगे इसी क्लास के अंदर। तो वो आनुवंशिकी कहलाती है हमारे पास। तो उन्हीं को हम क्या कह देते हैं भाई, जनक इनका बोला जाता है। दूसरा आता है अगला क्वेश्चन हमारे पास, विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी प्रजाति का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है। देखो हम ये चाहते हैं कि चाहे तो वो मनुष्य जाति हो, किसी भी जाति की बात करें हम, पृथ्वी पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की जातियां भी पाई जाती हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य की भी अलग अलग जातियां हैं। तो फिलहाल हम मनुष्य की बात करते हैं कि जितनी ज़्यादा मनुष्य के अंदर विभिन्नताएं पाई जाएंगी, उस जाति का, उस स्पीसीज का अस्तित्व इस पृथ्वी पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, देखो देखो प्रतिकूल परिस्थितियों में कोई भी स्पीसीज यानी जाति का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। जैसे ही हमारे पास कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, वातावरण के अंदर ऐसी कोई महामारी फैल जाती है जिसको हम सहन नहीं कर पाते हैं, वातावरण का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, तो उस कंडीशन में वो जाति वहाँ पर रहने वाली है, वो जाति क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। तो उससे हमें सहन करने की शक्ति जो मिलने वाली है, पावर जो मिलने वाली है, तो वो विभिन्नताएं होंगी हमारे पास। तो स्पीसीज में विभिन्नताएं होंगी, तो कुछ विभिन्नताएं तो उन परिस्थितियों के अनुकूल होंगी। क्यों? क्योंकि वो परिस्थितियां उनको सहन करने लायक होंगी, और कुछ विभिन्नताएं वो उनको, उनमें जो होंगी जो उनको सहन करने लायक नहीं होंगी। जो उनको सहन करने लायक नहीं होंगी वो जातियां क्या हो जाएंगी, खत्म, और जो उनको सहन कर लेंगी वो उस पृथ्वी पर क्या बनी रहेंगी, जीवित। तो विभिन्नताएं होना जरूरी है। जितनी ज्यादा विभिन्नताएं होंगी, जीव जाति का अस्तित्व पृथ्वी पर उतना ही ज्यादा बड़ा रहेगा और बना रहेगा। क्लियर, ये बात थी। अगला क्वेश्चन बनता है कि मेंडल ने मटर के किन विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। देखो भाई मेंडल की यदि बात की जाए तो मेंडल ने मटर के पौधे पर क्या किया था भाई, अध्ययन किया था। और मटर के पौधे के अंदर इन्होंने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था भाई। ये बात आपको याद रखना है। उनमें से हमें 2 यहाँ दे रखे हैं विपर्यासी लक्षण।
मतलब विपरीत लक्षण, 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का मेंडल ने क्या किया था, अध्ययन किया था। उनमें से हमारे पास है, देखो एक तो पीला बीज और हरा बीज, देखो 2 लक्षण एक साथ पाए जाएंगे, प्रभावी भी होगा और अप्रभावी होगा। गोल बीज और झुर्रीदार बीज। झुर्रीदार बीज का मतलब होता है कि बीज यदि सिकुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाता है, झुर्रीदार बीज कहलाता है, और बिल्कुल गोल है तो उसे हम क्या कह देते हैं, गोल बीज। तो ये 2 लक्षण हमें फिलहाल दे रखे हैं, बाकी के लक्षण हमें ये दे रखे हैं कि मेंडल ने ये 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, ये रहे मेंडल के। बड़ा मेंडल जबरदस्त व्यक्ति था भाई, इसको मैथ्स का और साइंस का बड़ा अच्छा खासा नॉलेज था। तो इनकी जो एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे वो अन्य लोगों की समझ में नहीं आते थे। कुछ समय की ये कहानी है। तो ये लक्षण कौन कौन से लिए, जैसे बीज का आकार ले लिया ना, एक तो बीज है आपका कैसा, देखो गोल बीज, और दूसरा है देखो आपका झुर्रीदार सिकुड़ा हुआ बीज लग रहा है। तो ये सिकुड़ा हुआ जो बीज है ना वो अप्रभावी है, और ये हमारे पास क्या है, प्रभावी है। ठीक है, दूसरा ले लिया उन्होंने बीज का रंग। बीज का रंग नॉर्मली क्या है, पीला, लेकिन बीज कैसा रह गया, यहाँ पर हरा रह गया, हरा बीज रह गया, मतलब ये अप्रभावी लक्षण और ये प्रभावी लक्षण है। तो यहाँ से हमें प्रभावी और अप्रभावी भी पता चल रहा है। फूल का रंग देखो, बैगनी रंग कैसा है, प्रभावी, और सफेद रंग कैसा है, अप्रभावी। फली का आकार, तो मतलब ये कितने लक्षण हो गए हमारे पास, पहला लक्षण ये हो गया, दूसरा लक्षण ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ये लक्षणों का भी अध्ययन किया। फली का आकार, फूली हुई फली है या फिर सिकुड़ी हुई फली है। फिर लिया इन्होंने फली का रंग, फली का आकार हो गया, फली का रंग, फली हरी है या फिर पीली है, ये भी है। पुष्प की स्थिति, कि पुष्प जो है ना वो अक्षीय स्थिति में लगा हुआ है या फिर अंतः स्थिति में लगा हुआ है, किस कंडीशन में लगा हुआ है, वो वाली बात इन्होंने की थी। उसके बाद है पुष्प की स्थिति, ये सॉरी पौधे की लंबाई, पुष्प की स्थिति नहीं, वो तो हो चुका है, पौधे की लंबाई, या हम कहे पौधा लंबा है, तो लंबा पौधा या फिर बौना पौधा। इस तरीके से इन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों का क्या किया था, अध्ययन, 5वां, 6वां और ये 7वां। ये 7 जोड़ी लक्षणों का मेंडल के द्वारा क्या किया गया, अध्ययन। फिलहाल हमसे क्वेश्चन में सिर्फ उसने 2 ही लक्षणों के बारे में पूछा था, तो हमने लिख लिया है। क्लियर, आगे चलते हैं। तो याद रखना है आपको ये वाली बात। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि गुणसूत्र क्या है, अथवा गुणसूत्र किसे कहते हैं। बात एक ही है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो देखो गुणसूत्र क्या है। हमारे पास जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके केंद्रक में कुछ धागेनुमा लंबी संरचनाएं स्थित होती हैं, पतली पतली, जिनका आनुवंशिक पदार्थ काय के अंदर मिलेगा हमें, कोशिका के कोशिका द्रव्य के अंदर स्वतंत्र न रहकर केंद्रक में कुछ विशिष्ट संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। इन्हें हम क्या कह देते हैं, गुणसूत्र कह देते हैं। बिल्कुल सही बात है। या फिर दूसरी परिभाषा लगी है कि जीन को वहन करने वाली, ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जीन जो होते हैं ना वो गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं। जीन को वहन करने वाली वे व्यक्तित्व जीव द्रव्य इकाइयां जो सम्मिलित रूप से उत्तरोत्तर कोशिका विभाजन द्वारा गुणन करती हैं और अपने व्यक्तित्व और आकार की और कारकी को बनाए रखती हैं, क्या कहलाते हैं, गुणसूत्र कहलाते हैं। आपने पढ़ा होगा गुणसूत्रों के बारे में। जब मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, संख्या में बात करें तो 46 होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र में से कुछ गुणसूत्रों को हम कायिक गुणसूत्र कह देते हैं, और 23वें जोड़े नंबर का जो गुणसूत्र होता है उसे हम लैंगिक गुणसूत्र कह देते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। आगे आता है फिर इस गुणसूत्र का महत्व क्या है भाई। तो गुणसूत्र का कार्य एवं महत्व देखो हम समझते हैं कि देखो सबसे पहला काम तो ये है, आनुवंशिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आपका शरीर की संरचना एवं क्रियाशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुणसूत्र के कारण प्रतिकरण में संतति बनती हैं, जो कि कोशिका में पहुंचकर नए नए जीवों का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो गुणसूत्र क्या है भाई, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। तो वो गुणसूत्र का क्या होता है, इस जेनेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बात आती है कि मेंडल ने जब अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था तो वो ही क्यों किया, उसने किसी दूसरे पौधे का उपयोग क्यों नहीं किया। तो वही उसके पीछे वजह रही होगी कि मटर का पौधा देखो एक तो ऐसा होगा कि बहुत जल्दी फलता फूलता होगा, इसमें आसानी से स्वपरागण परपरागण भी वो आसानी से करा सकता था। वार्षिक पौधा था, जीवन चक्र बहुत छोटा था, पुष्प द्विलिंगी थे, स्वपरागण मुख्य रूप से तो स्वपरागण होता था, लेकिन मेंडल उसमें अपनी कृत्रिम रूप से परपरागण भी उसके अंदर क्या कर सकता था, करा सकता था। दूसरा, उसके अंदर अनेक प्रकार के विरोधी गुण पाए जाते हैं, जैसे विपर्यासी लक्षण नहीं पढ़े थे अभी हमने, वो पाए जाते हैं। दूसरा, कृत्रिम रूप से उसमें परपरागण आसानी से कराया जा सकता था।
और निषेचन के कारण मटर के पौधे सैम युग्मजी होते हैं, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी ये शुद्ध लक्षण वाले ही बने रहते हैं। ये वजह मेंडल की रही थी, इसलिए इन्होंने मटर के पौधे पर अध्ययन किया। हो सकता है किसी दूसरे पौधे पर यदि वो अध्ययन करता, अपनी स्टडी करता, तो शायद जेनेटिक्स की खोज नहीं हो पाती। तो ये उसका इत्तेफाक था कि उन्होंने अपने अध्ययन के लिए मटर के पौधे का ही क्या किया था, चुनाव किया था। क्लियर, आगे याद रखते। अब आगे आ जाता है कि मेंडल ने जो आनुवंशिकता के जो नियम दिए थे वो कौन कौन से। तो देखो मेंडल के नियम भी इन्हें हम बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रतिपादित किए थे कि कैसे लक्षण अपने माता पिता से संतानों में जाते हैं, इस बात को इन्होंने बताया। मुख्य नियम इनके हैं जैसे कि प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिगमन का नियम। इन 3 नियमों को आपको नाम से याद रखना है। क्वेश्चन हमसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभाविकता का नियम, हम पढ़ चुके हैं। क्या हुआ है, देखो कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधे में संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी मतलब जैसे कि हमारे माता पिता और हम दूसरे नंबर की पीढ़ी कहलाते हैं, तो F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण जो प्रभावी होता है वही दिखाई देता है, जबकि दूसरा लक्षण जो अप्रभावी होता है वो क्या हो जाता है, छिप जाता है। क्लियर, ये बात तो हमने भी परिभाषाएं पढ़ी थी, उसी समय पर कंप्लीट हो गया था। दूसरा बनता है पृथक्करण का नियम। पृथक मतलब अलग अलग होना। तो प्रत्येक जीव में प्रत्येक लक्षण के लिए 2 एलील होते हैं, भाई जोड़े में पाई जाती हैं, ये बात हमने पढ़ी है। और ये एलील युग्मक का जब निर्माण होता है तो ये अलग अलग हो जाते हैं, जिससे प्रत्येक युग्मक को केवल एक एलील ही प्राप्त होता है और अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। स्वतंत्र अभिहन का नियम क्या है कि देखो विभिन्न लक्षणों के एलील एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, किसी को किसी दूसरे से लेना देना नहीं है। इसका अर्थ है कि लक्षणों की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं कर सकती है। इन नियमों को समझने के लिए मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने इन नियमों का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। प्रैक्टिकली वो इनका क्या करता था, अध्ययन करता था। तब जाके उन्होंने मेंडल ने आनुवंशिकता की क्या की थी, खोज की थी। क्लियर बात। नेक्स्ट आ जाता है अलैंगिक जनन की अपेक्षा। देखो यही अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं, व्याख्या कीजिए। तो देखो भाई बात करें अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन होगा, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होती हैं। तो भाई कोई भी जीव है, उस जीव के अंदर 2 प्रकार का जनन हमें देखने को मिलेगा। एक तो है कौन सा, लैंगिक जनन जीवों के अंदर, और एक है हमारे पास अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, तो देखो लैंगिक जनन जो है ना, उसमें तो युग्मक का निर्माण होता है और इसके अंदर नहीं होता है। जब युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो निषेचन भी होगा, और जहाँ नहीं होगा तो निषेचन भी नहीं होगा। सीधी सीधी सी बात है। तो देखो बात करते हैं लैंगिक जनन में अधिक स्थायी विभिन्नताएं पैदा होती हैं। इसके पीछे अनेक कारण है। देखो सबसे पहले तो क्या, इसमें डीएनए की प्रतिकृति में त्रुटियां होने की संभावना क्या हो जाती है, कम। युग्मक बनते समय मातृ एवं पितृ लक्षणों का अचानक पृथक्करण हो जाता है। बिल्कुल माता और पिता के लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। युग्मक बनते समय जीन विनिमय होता है, जीन की अदला बदली होती है भाई, जिसे हम जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताओं का लैंगिक जनन द्वारा अंतर्ग्रहण होता है। तो हमने पढ़ा है, देखो पीढ़ी दर पीढ़ी जो विभिन्नताएं आती हैं, दिखने में कहते हैं कि दिखने में हूबहू संतान उनके माता पिता की तरह तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी माता पिता से डिफरेंट भी होती है। तो वो जो लक्षण जो अलग से आ रहे हैं, जो असमानताएं जो अलग से आ रही हैं, वही उसके अंदर क्या है, विभिन्नता है। और ये विभिन्नताएं सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन के द्वारा ही उत्पन्न हो सकती हैं, अलैंगिक जनन के द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। अलैंगिक जनन की स्थिति में डीएनए की प्रतिकृति बहुत कम परिवर्तन होता है, संतान में जाते हैं। इसलिए क्या होता है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें या उनके नवजात अधिकतर अपने माता पिता से समानता प्रदर्शित करते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नता है अधिक स्थायी और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसके लंबे समय तक चलते रहने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन एक हमारे पास, बाघों की संख्या में कमी आनुवांशिकता के दृष्टिकोण से एक चिंता का विषय है, क्यों, इसकी बात करते हैं। चिंता, ठीक है भाई, आनुवांशिकता की दृष्टि से वैसे भी देखा जाए
तो बाघों की संख्या क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। तो आनुवंशिकता की दृष्टि से बाघों की संख्या में कमी होना उसकी समष्टि के विलुप्त होने का संकेत है। भाई देखो क्या होगा, बाघों की संख्या कम हो रही है मतलब वो जाति धीरे धीरे इस पृथ्वी पर से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वो समाप्त हो जाएगी तो हमें उनका सिर्फ नाम नाम रह जाएगा, बाकी का हमें ये जाति देखने को नहीं मिलेगी, जिस तरीके से डायनासोर आज हमें पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो एक चिंता का विषय है। नेक्स्ट आता है एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण वो होते हैं जो लक्षण बाहर से ग्रहण किए जाते हैं। इस पृथ्वी पर किसी भी जाति का जन्म होने के बाद जो लक्षण हम हमारे वातावरण से ग्रहण करते हैं वो लक्षण उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। जैसे कि आज हम पढ़ लिख कर बड़े बन जाते हैं, नौकरी पैसा धंधा बिजनेस जो भी है हम करते हैं, तो ये लक्षण हमने क्या किया है, ग्रहण किया है, जिसको हमने सीखा है, ये कहलाता है आपका उपार्जित लक्षण। और एक आनुवंशिक लक्षण जो है जो हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं वो लक्षण आपके आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। तो क्या अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होते, क्यों? तो भाई हम बिल्कुल जानते हैं उपार्जित लक्षण सिर्फ उसी जाति के लिए फायदेमंद है जो उसने ग्रहण किए, वो उसकी संतान में नहीं पहुंचेंगे। एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण जनन कोशिकाओं में उपस्थित डीएनए को प्रभावित नहीं करते हैं, और जब डीएनए प्रभावित होगा तभी तो जाके अगली पीढ़ी में या अगली संतान में ये लक्षण पहुंचेंगे। ये लक्षण सिर्फ और सिर्फ इसी पीढ़ी के लिए लाभदायक होते हैं। अगली पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए, आगे लक्षण प्राप्त करने के लिए फिर से ये लक्षण ग्रहण करने पड़ेंगे, उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज मतलब यहाँ पे है जाति, नई जाति उद्भव में सहायक है। देखो नई जाति किस तरीके से उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि आज मनुष्य पहले क्या थे हम, भाई बोला जाता है आदि मानव थे यानी बंदर थे, आदि मानव के बाद बंदर बने थे, और बंदर के बाद फिर हमारा ये इंसान का रूप जो बन के क्या हुआ तैयार। तो ये किस तरीके से संभव हुआ होगा, इसके द्वारा कुछ बातें हमें दे रखी हैं। देखो नई जाति अब आगे आने वाले भविष्य में हो सकता है इस मनुष्य से कोई नई जाति का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए, जिसे हम भविष्य का मानव कहेंगे। तो देखो बात करते हैं नई जाति के उद्भव में सहायक कारक क्या हैं। देखो एक तो आनुवंशिक विचलन जिसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, दूसरा होता है हमारे पास प्राकृतिक वर्ण, और तीसरा है डीएनए में परिवर्तन। ये तीन चीजों में यदि परिवर्तन होता है तो ये जो जाति है उस जाति से एक नई जाति का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनका निर्माण इसी ही तरीके से हुआ है। कुछ लक्षण नए बन जाते हैं, वो जाति उस जाति से अलग हो जाती है, और नए लक्षण प्रकट होने के बाद वो नई जाति कहलाने लगती है। इस तरीके से एक नई जाति के उद्भव होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। देखो ऐसे बहुत से लक्षण हैं कि एक विशेष लक्षण वाले व्यष्टि जीवों की संख्या समष्टि की वृद्धि में सहायक उपाय है कि प्राकृतिक वर्ण अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, एवं सर्वश्रेष्ठ जीवित रहना है। आनुवंशिक लक्षण जो समष्टि में स्थानांतरित होती हैं तथा उस समष्टि में सामान्य हो जाते हैं जब लक्षण एक जीव में जीवन पर्यंत अर्जित होते रहते हैं। तो वही बिल्कुल सीधी सी बात करी कि यही लक्षण जो हैं वो आगे विशिष्ट लक्षण बनाने के लिए जिम्मेदार होती है कोई भी समष्टि। नेक्स्ट आता है कि मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि भाई विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। देखो पढ़ चुके हैं भाई इस बात को कि मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे एक द्विसंकर संकरण के प्रयोग में F2 पीढ़ी के अंतर्गत 4 प्रकार की संतानें उत्पन्न की थी, जिनमें से 2 जनकों के लक्षण समान थे तथा 2 जनकों के लक्षण क्या थे, असमान। तो उन्हें पता चल गया कि भाई बराबर बराबर संतान उत्पन्न हुई है, फिर भी 2 बराबर संतानों के लक्षण अलग हैं, 2 बराबर संतानों के लक्षण क्या हैं, अलग हैं। तो लक्षण इससे पता चलता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, एक लक्षण को दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दूसरा बन जाता है ऐसे ही हमारे पास कि मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी होंगे या अप्रभावी। तो मेंडल ने भाई मटर के पौधे पर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट किया और उन पौधों को वो उगाता था कि कभी बौने पौधे के फूल का संकरण उसने लंबे पौधे के साथ कराया तो लंबे और बौने की संतान कैसी होनी है, ये सारी चीज़ों का मेंडल ने अध्ययन किया था। तो कौन सा प्रभावी होगा, कौन सा अगली पीढ़ी में लक्षण प्रदर्शित होगा, कौन सा नहीं होगा। तो मेंडल ने अपने प्रयोग में 2 विभिन्न गुणों वाले मटर के पौधों में संकरण कराया, जैसे एक लंबा पौधा ले लिया और एक बौना पौधा ले लिया। परीक्षण करने पर पता चला कि प्रथम पीढ़ी में केवल और केवल कैसे पौधे प्राप्त हुए थे, लंबे, लेकिन दूसरी पीढ़ी में सभी पौधे कैसे थे, लंबे नहीं थे। कुछ पौधे कैसे हो गए थे, बौने हो गए। तो ये बौने का लक्षण कहाँ से आ गया, यहाँ पौधों का लंबा होना प्रभावी है और बौना होना क्या है आपका अप्रभावी है।
इस प्रकार मेंडल के प्रयोगों द्वारा पता चल जाता है कि कोई लक्षण प्रभावी होगा या अप्रभावी होगा। ये वाली बात मेंडल ने चर्चा की थी। नेक्स्ट, हमें विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ सकता है, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट आ जाता है, देखो एक संकर क्रॉस क्या है। देखो एक संकर क्रॉस के अंदर कुछ नहीं है। जब मेंडल सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ी लक्षण लेता है, एक विपरीत लक्षण को साथ में लेकर यदि वो क्रॉस कराता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, एक संकर कह देते हैं। और द्विसंकर का मतलब ये होता है कि जब दो विपरीत लक्षणों को लेकर, दो विपरीत लक्षण क्या है, देखो एक हमने लंबाई का ले लिया, कैपिटल टी, ये लंबाई वाला है, और एक लक्षण ले लिया हमने स्मॉल टी, ये बौना पौधा है, ये कैसा है हमारा बौना पौधा। तो ऐसे कराएं यदि संकरण तो हमारा ये एक संकरण क्रॉस कहलाता है। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं दो लक्षण, एक लंबे पौधे वाला ले लिया कैपिटल टी, और एक गोल बीज वाला भी ले लिया कैपिटल जी, गोल। अब इसका संकरण हम करा रहे हैं, बौने पौधे हैं और झुर्रीदार बीज हैं। झुर्रीदार बीज के लिए मैंने ले लिया कि स्मॉल जी। तो ये एक लक्षण को प्रदर्शित करेगा और ये दूसरे लक्षण को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। जब इस तरीके से क्रॉस कराते हैं तो हम उसे द्विसंकर क्रॉस कहलाते हैं। तीन लक्षणों को इस तरीके से लेंगे तो त्रिसंकर क्रॉस कहलाता है हमारे पास। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है फिर हमारे पास कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखो मनुष्य के अंदर हम लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझते हैं। तो देखो मनुष्य के अंदर देखो एक तो क्या है नर, ठीक, और एक है क्या मादा। नर के गुणसूत्रों को हम लिखते हैं क्या, एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इसके अंदर एक्स गुणसूत्र हमें देखने को मिलते हैं। ये पहचान है। यदि किसी के अंदर गुणसूत्र हमें एक्स वाई मिलते हैं तो वो क्या है भाई नर, और एक्स मिलते हैं तो वो क्या है हमारे पास मादा है। अब क्या बात करते हैं हम, इनके अंदर कराते हैं क्या हम संकरण। तो ये हमारे कहलाएंगे क्या जनक, ये हैं जनक। अब इनके बनेंगे क्या युग्मक, युग्मक बनते हैं इनके, युग्मक बनते हैं मतलब ये लक्षण अपने अपने क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एक्स वाई अलग हो गए और ये एक्स दोनों क्या हो गए, अलग अलग। अब इनका कराते हैं हम क्या संचरण या निषेचन। अब इनका होगा निषेचन, और निषेचन के फलस्वरूप फिर निर्माण होने वाला है किसका, युग्मक का। युग्मक का कैसे होने वाला है उस बात को हम समझते हैं। देखो जैसे नर का एक्स मादा के एक्स से मिलेगा तो बनेगा क्या एक्स। एक बात क्लियर हमारे पास। दूसरी बात, ये नर का एक्स यदि मादा के एक्स से मिलेगा तब भी हमारे पास बनेगा क्या एक्स। एक बात क्लियर। अब हम बाय की बात करते हैं। नर का बाय गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलेगा तो एक्स वाई बनेगा हमारा। उसी तरीके से नर का बाय गुणसूत्र मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलेगा तो क्या बनेगा एक्स वाई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम जो एक्स लिख रहे हैं और जो एक्स वाई लिख रहे हैं, ये जो लक्षण है ना, ये तो बनाएगा एक्स गुणसूत्र वाले संतान को क्या कहेंगे हम भाई, कि ये है इनकी लड़की और ये है इनके क्या लड़का। तो कितना क्या चांस हुआ, देखो 1 और 2, लड़की की संख्या भी कितनी निकली 2, और लड़कों की संख्या भी कितनी निकली, यहाँ से 2 निकली। तो भाई देखो यहाँ पे जो अनुपात बना वो अनुपात बना हमारे पास क्या 1:1, मतलब 50-50% चांस है। अब लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो भाई वही बात हमने इसमें पढ़ी थी कि मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण माता पिता से प्राप्त गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। महिलाओं में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, और पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है, यदि पिता से X गुणसूत्र और माता से X गुणसूत्र मिलता है, पिता का X गुणसूत्र और माता का X गुणसूत्र मिलता है तो लड़की होती है। यहाँ से इसी तरीके से यदि पिता से Y गुणसूत्र और माता से X गुणसूत्र मिलता है तो चांस क्या बनते हैं भाई, लड़के होने के चांस बनते हैं। तो भाई ये 50-50% चांस बनता है। इस तरीके से मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया
प्रक्रिया होती है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, क्या मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। और ये थी हमारे जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के लिए फास्ट रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए और बहुत इम्पोर्टेंट पैटर्न के क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। तो अगले चैप्टर के साथ, और अगला जो पार्ट है हमारा, इसका बायोलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ और हमारा फिजिक्स वाला पोर्शन आपके लिए नेक्स्ट स्टार्ट होगा। तो अगली क्लास के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत